बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्रिकेट पर पाकिस्तान का राज, आईसीसी के 4 अवार्ड शाहीन ले उड़े। शाहीन शाह आफरीदी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। 2021 में तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ यादगार स्पेल करवाकर दुनिया पर अपनी धाक बिठाई। तो दुनिया क्रिकेट पर पाकिस्तान की धाक बरकरार है। बात करेंगे डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो। 5 अवार्ड्स आईसीसी के और 4 पाकिस्तान के नाम रहे हैं। जबरदस्त फतूहात, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इसको समझता हूँ, जो कि आज तक पाकिस्तान को कभी इस तरह की अचीवमेंट अवार्ड्स के साथ नहीं मिल सकी। लेकिन हमारे इन 4 क्रिकेटर्स को इन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिए और प्लेयर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो खेल रहे हैं क्रिकेट पाकिस्तान के लिए, उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बात है। शाहीन, रिजवान एंड देन बाबर और जो बच्ची है फातिमा, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस पे उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद दूंगा सबको। देखें, इन्होंने स्टैंडर्ड तो सेट कर दी है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा इनसे हो गई है और नो डाउट एक्सपेक्टेशन जब आती है तो प्रेशर आता है और प्रेशर के अंदर से कैसे निकलना है, इसलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट प्रेशर। प्रेशर को हैंडल किस तरह करना है, ये इनके ऊपर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन इनसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि 2022 का जो साल होगा वो बहुत सारे लड़कों के लिए एक गोल सेट किया है इन प्लेयर्स ने। इंशाल्लाह लाला ऐसा ही होगा। कॉन्फिडेंस का सारा ये खेल है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। स्पोर्ट्स एंकर सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक वक्त था कि हम कह रहे थे कहाँ जा रही है हमारी क्रिकेट, परफॉर्मेंस इतनी डाउन थी, लेकिन माशाल्लाह अब आप ये देखें कि हम छाए हुए हैं। बिल्कुल, 2020 की बात करें तो 2020 में ऐसा लग रहा था कि एक गुम है टीम, बिल्कुल लॉस्ट है, डिप्लीटेड साइड से हार रही है। ऐसी टीम से हमें शिकस्त हो रही थी कि हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि पता नहीं क्या हो गया है, पाकिस्तान क्रिकेट इतना डिप कर जाएगी। एंड देन साल आया 2021 की शुरुआत में भी हम थोड़ा सा लॉस्ट थे, और उसके बाद से जो कारकर्दगियां हमारे यंगस्टर्स ने दिखाई, हमारे इन लड़कों ने दिखाई, वो बहुत ही रिमार्केबल थी। मतलब अगर हमें आईसीसी की बात करूं तो कहते हैं ना, मेला लूट लिया, तो कंप्लीट मेला लूट चुके हैं हमारे लड़के एंड देन लड़की भी। जिस तरह पीएसएल भी आप इसकी वजह समझती हैं, जो टैलेंट हमारे पास आए हैं, बड़े बड़े हीरोज पीएसएल में हमारे सामने आए हैं। पीएसएल देखिए एक वजह जरूर है, बट मुझे मेजरली सबसे बड़ी वजह लगती है कॉन्फिडेंस। इन लड़कों की कैपेबिलिटीज पे किसी को कभी भी दो राय नहीं थी। परफॉर्मेंस हम देखते रहे, डोमेस्टिक में भी देखते रहे, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दे हैव गॉट। आपने देखा बाबर जिस कॉन्फिडेंस से कैप्टनसी कर रहे हैं, आपने देखा शाहीन जिस कॉन्फिडेंस से जो है वो लगातार मैचेस खेल रहे हैं, अपने आप को वो निकलने नहीं देते टीम से। उनको रेस्ट करने की भी बात की जाती है तो वो उस बात को सुनते नहीं है। रिजवान इज सो फोकस्ड। जहां एक तरफ रिजवान को मौका मिला कि नहीं जी मैंने अप दी ऑर्डर खेलना है, क्योंकि वो हमेशा से अप दी ऑर्डर खेलना चाहते थे, उसके बाद से ही नेवर टर्न बैक। और जिस तरह परफॉर्मेंसेज आई हैं, देन फातिमा सना डोमेस्टिक में रेगुलरिटी में परफॉर्म करती रही, मुसलसल परफॉर्म करती रही। वेस्ट इंडीज गई तो परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्म किया, सीनियर्स के साथ साथ खड़े हुए एक जूनियर लड़की ने परफॉर्म किया, एंड हियर शी इज। तो मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाती। और मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी इन सबको, इन चारों को, कि उन्होंने हमारा सर, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है। बेशक हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है। शायद आफरीदी साहब, ये बताइएगा कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट का वो दौर देखा है शायद भाई, कि जब पूरी दुनिया मुतरफ थी, एक धाक थी पूरी दुनिया पर, बड़ी बड़ी टीम्स डरती थी पाकिस्तान के सामने आने से, और उस दौर का आप एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। शुरू से हमने देखा कि आपका ये मौक़िफ़ रहा है कि नए टैलेंट को, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। अब यंगस्टर्स को मौका दिया गया है, नया टैलेंट ऐसा सामने आया, तो आपको लगता है कि वो दौर पाकिस्तान का आगे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जब मैं कप्तान था तो मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी सारे नए लड़कों को जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते थे, उनको कोशिश थी मेरी कि उनको मैं चांस देता रहा। और लेकिन मैं एक बात लाजमी कहूँगा, बड़ा क्रेडिट दूंगा मैं नजम सेठी को पीएसएल कराने पे।
आपके PSL से बहुत सारे प्लेयरों को चांस मिला है। आपकी जो टीम इस वक्त बनी हुई है इसमें PSL का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसलिए कि हमारी ग्रास रूट लेवल पे वो क्रिकेट, वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो कि होना चाहिए था, जो कि था पहले किसी वक्त में। लेकिन अब PSL की वजह से बहुत सारे लड़कों को चांस मिला है, और बहुत सारे लड़कों को जब अपॉर्चुनिटी दी है आपने तो उन्होंने अवेल किया है, उसको करके दिखाया है। तो मैं समझता हूँ इसमें बड़ा क्रेडिट जो है वो नजम सेठी साहब का, ये इनिशिएटिव लेना PSL का, मेरे ख्याल में उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है हमें। बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम एंकर सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने ICC के 5 अवार्ड्स में से 4 अपने नाम कर लिए हैं। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फातिमा सना इन अवार्ड्स के हकदार करार पाए हैं। और यहाँ बड़ी खबर आपको देंगे, वजीर आजम के मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अपना इस्तीफ़ा वजीर आजम को भिजवा दिया है। शहजाद अकबर ने ये ट्वीट किया है, अहम खबर आपको दे रहे हैं। वजीर आजम के मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा वजीर आजम को इरसाल कर दिया गया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, ये बताएगा, कुछ ही दिन पहले इसी तरह की कुछ खबरें हमने नशर की थी जिस पर यह जवाब आया था शहजाद अकबर की जानिब से कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई चांस नहीं है कि उन्हें हटाया जाएगा या फिर इस्तीफा देने का वो सोच रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, क्या तफसीलात हैं इसकी? देखिए, मेरे जरा ये बताते हैं कि ये इस्तीफा दिया नहीं गया बल्कि इस्तीफा मांगा गया है। कोई भी वजीर अपने वजारत से इस तरीके से या मुशीर इस्तीफा नहीं देता। जब कारकर्दगी आपकी क्वेश्चन मार्क हो जाती है तो उसके बाद आला हुकाम की तरफ से ये कहा जाता है कि आप इस्तीफा दें या आपको खुद इधर से फारिग कर दिया जाए, क्योंकि शहजाद अकबर साहब काफी अरसे से एसोसिएटेड थे वजीर आजम इमरान खान से और मुशीर दाखिला बराए एहतिसाब भी थे। तो इस वजह से उन्होंने अभी अपने ट्वीट के जरिए इस चीज़ का इजहार किया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैंने 4 दिन पहले ये खबर दी थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो 3 साल के अंदर किया गया एहतिसाब है और जो केसेस बनाए गए थे उस पर काफ़ी नाराज़गी का इजहार वक्तन फवक्तन भी किया जा रहा था। और उस मीटिंग में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस चीज़ का इजहार किया था कि हम केसेस तो बना लेते हैं लेकिन मंतकी अंजाम पर चीज़ें नहीं पहुँचती। और 3 साल से नवाज शरीफ जब से गए हैं उनकी वापसी के हवाले से भी शहजाद अकबर साहब वो कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं डेवलप कर सके थे जिनकी ज़रूरत थी फौरी तौर पर। और जो केसेस बनाए गए थे वो भी केसेस बन जाते थे और बाद में जमानतें हो जाती थी और फिर उस पर अदालतों को कहा जाता था कि अदालतें जो हैं वो इसमें डिले कर रही हैं या अदालतें सही फैसला नहीं कर रही। तो ये मैंने खबर दी थी इस हवाले से कि जल्द इस हवाले से इंटरव्यूज भी किए गए हैं और जल्द ये फैसला किया जा सकता है कि शहजाद अकबर साहब को हटाया जा सकता है। लेकिन अब मेरे ये जराए बताते हैं कि शहजाद अकबर साहब से इस्तीफा लिया गया है और उन्होंने ट्विटर के जरिए अपने इस्तीफे की तस्दीक की है। और उन्होंने उस दिन भी ये नदीम मलिक और समा के ऊपर भी ये चीजें चल रही थी। नदीम मलिक लाइव में भी उन्होंने ऑन एयर आके बात कही थी कि ना प्राइम मिनिस्टर में से नाराज है, ना मैं कहीं पे इस्तीफा देना चाह रहा हूँ और ना मैं इस्तीफा दूंगा, काम जारी रखूंगा। उनके कुछ और करीबी जराए की तरफ से भी अजीब अजीब बातें इस खबर के बाद मुंसलिक की जा रही थी समा टीवी के हवाले से भी। लेकिन चूंकि हमारी खबर बिल्कुल ठीक थी और मैं उस पर उस दिन भी स्टैंड कर रहा था कि खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि शहजाद अकबर के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अब ये उनका ट्वीट सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो रिजाइन कर रहे हैं लेकिन वो एसोसिएट रहेंगे साथ। ये एक पैटर्न होता है इस्तीफा देने का। माजी के अंदर भी इस तरह के इस्तीफे हमने देखे हैं कि जब भी इस्तीफे दिए जाते हैं तो ये लाइन जरूर लिखी जाती है कि मैं साथ एसोसिएट रहूंगा। क्योंकि शहजाद अकबर साहब के उस पार्टी में भी कोई ऐसा ओहदा नहीं है, सिर्फ वो मुशीर दाखिला बराए एहतिसाब के तौर पर काम कर रहे थे। और अब उनका इस्तीफा जब सामने आ गया है तो अब ये एसोसिएट रहने वाली बात तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कोई नया अब्बास, आपसे ये जानेंगे, जाहिर है PTI की हुकूमत एहतिसाब का नारा लेकर ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर इलेक्शन जीता भी, और उसके बाद शहजाद अकबर इस मामले में बहुत एक्टिव नजर आए। तो वजह यही बताई जा रही है कि वजीर आजम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। जो बात PTI एहतिसाब की करती रही ये वजीर आजम को मुतमईन उस हवाले से नहीं कर सके। बिल्कुल, डेफिनेटली 3 साल से जब भी मैनिफेस्टो था तरीके इंसाफ का, एहतिसाब का, और 3 साल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुसलसल इसके ऊपर फोकस करते रहे, अपनी तकारीर के अंदर भी करते रहे। बाकायदा बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट भी हुई। फालूदे वाले अकाउंट सामने आए, रेडी वालों के अकाउंट सामने आए, बहुत सारे ऐसे बेनामी अकाउंट सामने आए, ड्राइवरों के अकाउंट सामने, लेकिन उन अकाउंट से निकला कुछ भी नहीं। जिन जिन लोगों के खिलाफ केसेस बनाए गए
उसमें आप देखें कि वो केसेस मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचे, जमानतें होती रही और अभी तक उनके कोई फैसले नहीं हो सके, बल्कि सर लग रहा है कि लोग बरी होते जा रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात थे बहुत ज्यादा। लेकिन अब्बास क्यों मुतमईन नजर नहीं आई, वजीर आज़म इमरान खान क्यों मुतमईन नजर नहीं आए? क्योंकि हमने ये देखा कि मुशीर दाखिला बराए एहतसाब जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उसके बाद बड़ी बड़ी उनके पास मनी ट्रेल्स होती थी, सबूत होते थे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एंकर पर्सन हैदर वहीद साहब मौजूद हैं। हैदर वहीद साहब, क्या कहेंगे? हटा दिया है वजीर आज़म इमरान खान साहब ने, इस्तीफ़ा ले लिया है, ज़रा यही बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये आई थिंक ऑन द कार्ड्स भी था। हमने कुछ अरसे से यही सुन रहे थे कि खान साहब खासे नाला हैं कि ये केसेस खास शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, और कल भी उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया कि वो खासे अपसेट हैं इस हवाले से कि ये केसेस आगे तक नहीं बढ़ पाते और बकौल उनके तमाम तर शवाहिद के बावजूद नहीं बढ़ पा रहे। और इस हवाले से उन्होंने काफ़ी आई थिंक डेस्परेट तरीके से जो है वो अदलिया के हवाले से भी जो है वो मैं तो कहूँगा कि उंगलियां भी उठाई और इस तरह की तो ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि इतने बड़े फेलियर को जिसको वो टीवी पे आके जो है वो ब्लेम जो है वो अदलिया और दीगर जगहों पे भी डाल रहे हैं। बट जाहिर है कि जो उनके अपने हवाले से रिस्पॉन्सिबल हैं तो मलबा उन पर भी गिरना था और ये एक्सपेक्टेड था मेरे ख्याल से। लेकिन अब इससे बदलेगा क्या, ये एक अलहदा बात है। उन्होंने अब अंडरस्कोर जरूर कर दिया वजीर आजम साहब ने कि उनकी प्रायोरिटी इस वक्त क्या है, और वो शहबाज शरीफ साहब को खासकर जो अपने हवाले से कितना बड़ा राइवल देख रहे हैं, थ्रेट देख रहे हैं। अब ये जो है वो जाहिर है कि किसी के भी सोचने की बात है कि ये एकदम से इस तरह का राइवल शहबाज शरीफ उनके लिए कैसे बने। बिल्कुल, अब ये सवालात भी पैदा हो जाएंगे कि अब एहतसाब के अमल की जानिब मजीद क्या स्टेप्स उठाने वाले हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। खालिद साहब, ये बताइएगा कि 4 दिन पहले ये मीटिंग होती है जिसमें ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म एहतसाब के अमल पर गैर मुतमईन है, जिसके बाद डिनाई कर दिया जाता है PTI के लोगों की जानिब से, और आज ये इस्तीफ़ा सामने आ जाता है। इस तमाम तर मामले को आप किस तरह देख रहे हैं और मेन वजह क्या हो सकती है? क्या नवाज शरीफ को वापस लाने में नाकामी इसकी मेन वजह हो सकती है? लेकिन जी उस दिन जब अब्बास शबीर हमारे नुमाइंदा उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी तो उसके फौरी बाद पहले शहबाज गिल और उसके बाद खुद शहजाद अकबर जो है वो उन्होंने ट्वीट किया था और एक तरह से उस खबर को कंट्राडिक्ट करने की कोशिश की थी। ये अलग बात है कि शहजाद अकबर की अपनी ही जो उस वक्त की ट्वीट थी उसके अंदर ये चीज़ मौजूद थी जिसमें वो एक तरह से कह रहे थे कि कोई भी हो एहतसाब बरकरार रहेगा, कोई जाए या आए एहतसाब रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने एक तरह से तस्दीक कर दी थी और आज वो बात जो है वो पाया सबूत को पहुंच गई है। आज उन्होंने इसको ये कहा है कि जी मैंने इस्तीफा दे दिया, जबकि हमारा कहना ये है कि समा ने उसी दिन ये खबर दी थी कि उनको हटाने का फैसला हुआ और वज़ीर आज़म चूंकि भरम थे कि अब तक जो एहतसाब जो कि कहा जा सकता है कि फ्लैगशिप एजेंडा था PTI का और जिसके ऊपर बाकी सारी चीज़ों को वो जो उनकी कमियां कोताहियां थी उनके बारे में उस वक्त वो ये कह रहे थे कि ये इस वजह से है कि शायद हम एहतसाब के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। खासतौर पे जो पॉलिटिकल अनासर के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान या उससे पहले के मामलात में भी और उसके बाद में वज़ीर आज़म बनने के बाद भी जिनके नाम ले लेके उनको कहते रहे कि ये करप्ट हैं, इन्होंने मुल्क की दौलत लूटी है, उनमें से किसी एक के खिलाफ कोई भी एक केस जो है वो पाया सबूत को नहीं पहुंचा और कोई ऐसी खास रिकवरी खास तौर पे कहा जा सकता नहीं हो सकी सिवाय इसके कि पानामा केस में जो कि मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने से पहले का एक केस था। उस केस में नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को और उनके दामाद को जो है सजा हुई थी, जबकि उनके बेटों के खिलाफ भी वो केस था, लेकिन एक्सकांडर होने की वजह से उनके खिलाफ उसकी कार्रवाई अभी तक पेंडिंग है। तो कोई ऐसी चीज शहजाद अकबर साहब के क्रेडिट पे नहीं थी सिवाय इसके कि उन्होंने कंफ्यूजिंग किस्म की मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इसके अलावा कोई और खास काम नहीं था। और फिर अगर वो ये कहते हैं कि ये सारे का सारा काम नैब ने करना है तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि एहतसाब का मुशीर मुकर्रर करने का जो है वो जवाब क्या है। नेशनल एक्सचेकर पे एक बंदे का बर्डन जो है वो क्यों बढ़ाया जा रहा है अगर ये सारे का सारा लेकिन खालिद अजीम साहब फिर इस पर यह भी तो कहा जाता है कि जो उनका काम था वो उन्होंने किया, आगे फिर नैब इदारों ने और अदालतों ने करना है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया एंकर पर्सन इमरान खान, उनसे भी हम बात करेंगे।
इमरान साहब कैसे देखते हैं आप, हटा दिया गया है शहजाद अकबर को, उनसे भी बात करेंगे खालिद अजीम साहब, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को देखें कि अपोजिशन हमेशा ये कहती रही है कि शहजाद अकबर आके लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मनी ट्रेल दिखाते हैं, लेकिन फिर अदालतें उस चीज़ को इंडोर्स नहीं करती, तो फिर आपको लगता है कि उनको हटाया जाना अपोजिशन के इस मौक़िफ़ को तगड़ा करता है कि ये सही बात है? देखिए जी, अदालतें क्यों नहीं करती? जब आप कोई स्ट्रॉन्ग अपना इस्तिगासा वहाँ पे लेके जाते हैं, अपना केस आप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और चीज होती है, लेकिन जब आपने प्रोसिक्यूशन का केस बनाना होता है तो उस केस में आपको शवाहिद जो है वो उनसे उस चीज को जो है वो मजबूत बनाना होता है। आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसके बाद फिर जिम्मेदारी भी आप पे है कि आप उसके शवाहिद सामने लेके आए। और खाली यही नहीं, आप इसको देखें कि अगर ब्रॉडशीट का मामला देखा जाए, उसमें शहजाद अकबर साहब का नाम आया था, लेकिन उस बात को घुमा दिया गया कि उसमें उन्होंने जो नाअहली का मुजाहरा किया था। फिर इसके अलावा एक बड़ा केस था जिसमें वहां से एक रिकवरी हुई थी, और उस रिकवरी को भी बड़े मशकूक अंदाज में एक बड़े बिजनेस टाइकून से उस रिकवरी को भी इस अंदाज में ये कहा जा सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया गया, और वो एक तरह से उस शख्स के अकाउंट ही में वो चीज चली गई। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिसकी कोई जस्टिफिकेशन देना जो है वो मुश्किल था। फिर ये है कि मुशीर एहतसाब का ओहदा जो है उसकी जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर अंदाज में मेंशन होनी चाहिए। क्या वो उन सारे केसेस को बनाने बिल्कुल, अब सवाल ये है कि वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पर पूरी तरह से वो उतर पा रहे थे या नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन इमरान खान, उनसे भी बात कर लेते हैं। इमरान साहब, आज का जो डिसीजन है, आपको क्या लगता है शहजाद अकबर की अब तक की कारकर्दगी, क्या कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें हटाया, या फिर उनसे इस्तीफा लिया गया है, या फिर जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, या फिर कोई और वजह हो सकती है? और जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या आप समझते हैं कि उसके मुताबिक वो अपना काम पूरी तरीके से कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, चंद चीजों में तो उन्होंने काम अच्छा किया है शहजाद अकबर साहब ने, लेकिन चंद जगहों पे उनके काम के ऊपर सवालात उठाए गए, मीडिया ने भी उठाए हैं, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं उन्होंने भी सवालात उठाए थे। चंद दिन पहले जब हम लोगों ने ये खबर दी थी, इसी चैनल पर देख हुई थी कि शहजाद अकबर और इमरान खान साहब के बीच में बदमज़गी है और कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे, तो उसके ऊपर हुकूमती तर्जुमानों ने आकर तरदीद की थी और उन्होंने कहा था ये खबर गलत है। अभी जब उनसे हम राब्ता कर रहे हैं तो उनमें से कोई भी राब्ते में नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये लोग बता सकते हैं कि पीछे की रीजन क्या है, ये लिया गया है, देना पड़ा है, और इसके पीछे रीजन क्या है। हम साफी भी हम लोग ढूंढ लेंगे असल वजह, लेकिन ये मल्टीपल चीजें होती हैं। शहजाद अकबर साहब के खिलाफ माजी में बहुत सारे लोगों ने इमरान खान साहब को बहुत सारी शिकायत लगाई थी। ठीक, उन्होंने बाद मामलात की शहजाद अकबर को बताए बगैर इंक्वायरी भी करवाई थी। माजी में कुछ मामलात में शहजाद अकबर साहब क्लियर हो गए थे इमरान खान साहब की इंक्वायरी में, इसकी वजह से वो ओहदे पर कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन लगातार बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बहुत सारी बातें इमरान खान साहब तक पहुंचा रहे थे। उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा था कि कुछ केसेस में ये बड़ी रफ्तार दिखाते हैं और कुछ केसेस के अंदर बहुत स्लो हो जाते हैं। अभी हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते, स्पेसिफिक इसलिए नहीं कर सकते कि मलिक रियाद वाला जो केस है जिसके ऊपर भी बात हो रही थी कि बरतानिया से बहुत बड़ा जुर्माना वसूल किया और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आके उसकी सेटलमेंट किसी और तरह हो गई, वो इमरान खान को भी पता है, सारा मीडिया लड़ता पीटता रहा, सब बोलते रहे, हम भी बोलते रहे, तो उस पर तो कुछ हुआ नहीं। उस पर होता तो उस वक्त कर देते। कुछ और चीजें जिनका हम तस्करा कर रहे हैं ये बहुत पुरानी और मीडिया पे आ चुकी है, अगर उसके एक्शन होता तो उस वक्त इमरान खान कर देते। लेकिन अभी आपने देखा कुछ अर्सा पहले इन्हीं के एक हमनाम है, वो लाहौर में यहाँ पे डीजी नैब थे, उनको तब्दील किया गया है और उनका शहजाद अकबर साहब से बहुत अच्छा गहरा और करीबी ताल्लुक भी था, और अभी जो है वो शहजाद अकबर साहब को भी तब्दील कर दिया गया है। मेरे ख्याल में ये इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यानी मेरी अपनी जाती पॉलिटिकल असेसमेंट है इमरान खान साहब के बारे में कि वो बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अगर कोई केसेस में मदद फराहम कर रहा है या उनकी केसेस को इस तरीके से डील कर रहा है कि उनको उसमें फायदा हो जाए, तो ये चीज वो बर्दाश्त नहीं करेंगे या इसके अंदर वो कमी बेशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी ये तो हुकूमती तर्जुमानों का काम है कि वो बताएं कि उस दिन वो हमारी खबर को गलत कह रहे थे, तो आज आए और आकर बताएं कि हमारी खबर ठीक थी, उनकी तरदीद गलत थी, और एक्चुअल रीजन क्या है इस रिजाइन के पीछे। इन्हें थक के तो रिजाइन करने वाले नहीं है शहजाद अकबर साहब, ना कोई इस तरह का ओहदा छोड़ता है और ना किसी का शौक खत्म होता है काम करने का, तो रीजन तो गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। लेकिन इमरान खान साहब, अगर रीज़न कारकर्दगी ही है
तो आप फिर इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि शहजाद अकबर के हवाले से तो नून लीग बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखने लग गई थी कि ये आकर हम पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ का ज़ाती दुश्मन तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि कोई ज़ाती दुश्मनी है आपकी क्या इनसे? देखें, कारकर्दगी रीजन हो सकती है। मैं आपको चीज तो शहजाद अकबर नालायक आदमी नहीं है। हाँ, ये बदनीयती के ऊपर अगर कोई मामला हुआ हो तो हुआ हो। कारकर्दगी ऐसा उनके लिए काम करना मुश्किल नहीं था, काम करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वो कोई नालायक आदमी नहीं है, उनको नॉलेज बहुत है एहतसाब का, इन चीजों का, कवानीन को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जिन केसेस को उन्होंने चाहा कि वो पब्लिक को आसान करके उनको समझाएं, उन्होंने उसके ऊपर काम भी ठीक ठाक किया है। और लेकिन अगर कहीं पे केसेस के अंदर झोल छोड़ा जा रहा था और उसके अंदर कोई ऐसे मामला थे, ये आने वाले वक्त में सामने आएंगे। अभी पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। शहजाद अकबर साहब या तो खुद बताएं कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको रिजाइन करना पड़ रहा है, या उनके साथ ऐसी कोई डिमांड रखी गई है, या उनको खुद रिजाइन करना पड़ा, ये भी वो खुद बताएंगे। वो ये खुद बताएंगे कि रीजन असल में क्या है, ये फिर गवर्नमेंट बताएगी। लेकिन इमरान खान साहब, आपको ये भी लगता है कि इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स का भी कोई आंसर इसमें शामिल हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान के बहुत करीबी साथी हैं, उनमें से बहुत सारों को मैं जानता भी हूँ। उन्होंने शहजाद अकबर की शिकायतें लगाई हैं इमरान खान को, और ये मुझे पता है, मुझे पर्सनली पता है जिन जिन लोगों ने शिकायतें लगाई हैं इमरान खान का। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा, बारे में उन्होंने शिकायतें लगाई, इमरान खान साहब ने सबूत मांगे, उन्होंने जो चीजें बताई, बाहर इंक्वायरी करवाई, शहजाद अकबर को बताए बगैर, और वो कंटिन्यू करते रहे हैं। ये जो मामला है, देखिए मुझे जाती तौर पर कुछ पर डील छोड़ने पर या बदनीयत का मामला होगा तो वहां इमरान खान के साथ ठीक। अच्छा, खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, ये इस्तीफे की जो टाइमिंग है, इसके हवाले से कुछ कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त एहतसाब का नारा जो पीटीआई का है, जिसकी तरफ पॉइंट किया गया, ये नारा उनकी जानिब से बड़े कॉन्फिडेंट किस्म के ये बयानात आ रहे हैं कि हम तो जी सुर्खरू होकर अदालतों से बाहर निकल आए हैं, जितना भी इंतकाम इन्होंने लेना था हम उसको भुगत चुके हैं, अब आखिरी साल है, इनके ऊपर प्रेशर। इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए तो ये कोई इस तरह का डिसीजन तो नहीं लिया गया? ये देखिए जी, अब तक इस मामले में कोई टेंजिबल कारकर्दगी सामने नहीं आती जिसको कि रिकॉर्ड पे लाया जा सके कि ये है वो रिकवरी जो हमने अपने उन सियासतदानों से की है जिनके ऊपर हम ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने ये करप्शन की थी। क्योंकि अब तक की जितनी रिकवरी है उसका सारे का सारा हिस्सा जो है वो या तो साबिक ब्यूरोक्रेट्स है या कारोबारी अफराद है, उनसे हुई, चाहे वो कितने अरबों रुपए की रिकवरी जो है वो नैब शो करता रहे। जो मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ जो केसेस बने गए हैं उनका अगर हिसाब किताब किया जाए तो सबसे बड़ा केस इस वक्त जो सबसे बड़ी अमाउंट का केस है वो जैदी अकाउंट का केस है। उसको एफआईए ने डिग आउट किया मौजूदा हुकूमत के आने से पहले। ये ठीक है कि उसकी जेआईटी रिपोर्ट जो बाद में जेआईटी बनी थी वो रिपोर्ट के दौर में आई, लेकिन उससे पहले एफआईए ने उसको डिग आउट किया था और उसकी ट्रेल जो है वो आगे चली थी और मंसूर मुगैरी ने वो स्टोरी ब्रेक की थी मौजूदा हुकूमत के आने से पहले। इसी तरह से जो वाहिद कन्विक्शन है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो पानामा लीक्स का केस है, वो भी इससे पहले इनकी हुकूमत से पहले आ गया। उसके बाद जो बनने वाले पॉलिटिकल शख्सियात के केसेस हैं बदस्तूर अभी लटके हुए हैं और बाद में तो बड़ा कमजोरी का तासुर मिलता है, जैसे शायद खान अब्बासी का केस है या एहसन इकबाल का केस है, ख्वाजा साद रफीक का केस हो गया जी। तो इसमें ये सारे का सारा मामला जो है वो उसको देखना जरूरी है। और खास तौर पर देखें अपने मुखालिफिन पे उनकी जो सबसे बड़ी तनकीद है इमरान खान साहब की हो या पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की, वो है ये कि उन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किए रखा और उसकी वजह से ये मुल्क जो है वो न सिर्फ ये कि उसने तरक्की नहीं की बल्कि मुख्तलिफ माशी मसाइल का शिकार भी हो गया जी। और उन चीजों को फिर साबित करने के लिए जरूरी है कि 3 साल का अरसा, 3.5 साल का अरसा थोड़ा नहीं है, इसके अंदर साबित किया जा सकता था। खालिद अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। इसके अलावा एंकर पर्सन इमरान खान इस अहम मामले पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में ट्रैक्टर मार्च से खिताब कर रहे हैं। की वजह से हमारा किसान की फसल को बार बार नुकसान पहुंचाया है और हाल ही में जो ये खाद का यूरिया का बहरान पैदा किया गया है, इससे हमारा ना सिर्फ ज़राए मईशत को नुकसान पहुंच रहा
वक्त में हमारा फूड सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉल दिया कि शुरू हम करते हैं लारकानो डिवीजन से, पंजाब की साहिवाल डिवीजन से, वसेब की लैया से। दो तीन दिन पहले पूरा लारकाना के किसान लारकाना में जमा हुआ, तो साहिवाल का किसान ओकारा में जमा हुआ, लेया का किसान लेया में जमा हुआ। और आज मुल्क भर में जहां हैदराबाद में आपके अपने देहातों के किसान मौजूद हैं, तो वहां मेरा बदीन के किसान और मेरा पूरा डिवीजन के किसान यहां हैदराबाद में मौजूद है। तो सखर डिवीजन में खैरपुर के उधर के इर्द गिर्द सारे सखर में जमा हुए हैं, मुल्तान में जमा हुए हैं, रावलपिंडी तक में जमा हुए हैं। हम देहातों से निकल पे अपना ट्रैक्टर ट्रॉली पे चढ़ के शहर के सेंटर में घुस के उनको मजबूर करके समझा रहे हैं, तवज्जो दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि देखो ये पाकिस्तान के किसान हैं, ये पाकिस्तान के हारी है, ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा मसाइल हल करो। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमने अपने हुकूमत में हर वो कदम उठाया है जिससे हम किसान को मदद पहुंचा सके। जब सदर जरदारी ने हुकूमत को संभाला था, तो जैसे आज किसान हारी खटारों में खड़ा होके यूरिया का एक बैग के लिए धक्का खा रहे हैं, तो मुशर्रफ के वक्त में आटा खरीदने के लिए आवाम कतारों में खड़े होके धक्का खा रहे थे, चीनी खरीदने के लिए कतारों में खड़ा होके धक्का खा रहे थे। उस वक्त भी हम बाहर से चीनी मंगवाते थे, बाहर का गंदम मंगवाते थे, बाहर का चावल मंगवाते थे। तो सदर जरदारी ने एक साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान का अपना फसल, पाकिस्तान का गंदम, पाकिस्तान का चावल, पाकिस्तान का चीनी को ना सिर्फ हमने अपना जरूरियात पूरा कर दिया था, मगर हम पाकिस्तान का फसल बाहर बेचना शुरू कर दिए थे। और इस कठपुतली के आने के बाद आज हम फिर मजबूर हो गए हैं कि हम बाहर से मंगवा, और हमारा अपना किसान का मुआशी कत्ल हो रहा है। हम अपना किसानों का मुआशी कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पूरा मुल्क का मुआशी कत्ल है। अगर आज किसान भूखा सोएगा तो कल मुल्क भूखा सोएगा। अगर आप
उनको आपका अपना फसल की कीमत नहीं मिलेगा, तो कल हम यहाँ हैदराबाद की शहर में, मुख्तलिफ शहरों में महंगा प्राइसेस में खरीदना पड़ेगा। हम नेशनल असेंबली में और पार्लियामेंट में कह कह के थक गए हैं। हर बजट में हम उनको तवज्जो दिलवाते हैं कि इनका मुआशी पॉलिसीज की वजह से हमारा किसानों का मुआशी कत्ल होगा, मगर उनका कोई परवाह नहीं है, उनका कोई परवाह नहीं है। ना मौजूदा हुकूमत का कोई फिक्र है, ना माजी का हुकूमत का फिक्र था। अगर किसी को किसानों का ख्याल आया है, हमदर्दी रखा है, तो वो कायदे अवाम था, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, वो सदर जरदारी है। कायदे अवाम ने हारियों के लिए पूरा मुल्क का मुआशी निजाम के खिलाफ बगावत करके लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। बड़े बड़े जमींदारों से, बड़ी जमींदार से जमीन लेके गरीब किसान, गरीब हारी को जमीन का मालिक बनाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमारा हारी और किसान का इतना ख्याल रखती थी, इतना प्यार करती थी, मैं आपको क्या बताऊं। एक ऐसे वक्त आया था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी, और जो आलू का काश्तकार थे वो बहुत परेशान थे, वो सरापा एहतजाज थे, उनको अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा था। वो मजबूर होके अपना फसल को फेंकने पे मजबूर थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इनको इस दुख में नहीं देख सकती थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हुक्म दिया था कि हुकूमत ये फसल, ये आलू खरीदेगा, तो सारे के सारों जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ये बाबूज होते हैं, वो परेशान हुए कि बीबी हम इतने आलू खरीदेंगे, हुकूमत पाकिस्तान इतना आलू के साथ क्या करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, ये आलू आप समंदर में फेंक के आप मछली को खिला दे, मगर मेरा किसान, मेरा हारी एक रात भी भूखा नहीं सोएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? पानी के साथ जुल्म। हम आवाज उठाते हैं कि आप गैर मुनसिफाना तकसीम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करते। टिड्डी दल का हमला, हम उनको तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं करते। आपका यूरिया का, खाद का बहरान, हम उनका तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो अब हमने फैसला कर लिया है, बस बहुत हो चुका है। अब एक ही रास्ता है, एक ही हल है। अगर हमने किसान को बचाना है, अगर हमने ज़राअत को बचाना है, ज़राई मईशत को बचाना है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, तो हमने इमरान को भगाना है, इमरान को निकालना है।
हमने फैसला कर लिया है कि 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे। कराची से निकलते हुए या हैदराबाद से जरूर गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हमारे साथ शामिल होंगे? क्या आप हमारे साथ चलेंगे? इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे? अगर आप तैयार हो, अगर आप साथ चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इनको बेनकाब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से हम इनको निकालेंगे, इनका हुकूमत को खत्म करेंगे। कठपुतलियों का निजाम, सिलेक्टेड निजाम खत्म करेंगे, अवामी राज कायम करेंगे। किसानों का राज होगा, मजदूरों का राज होगा, आम आदमी का राज होगा, तब आपका मसाइल हल हो सकेंगे। वरना हम ऐसे चलते रहेंगे, तब्दीली के नाम पे तबाही होता रहेगा। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में किसान ट्रैक्टर मार्च से इस वक्त खिताब कर रहे हैं।